एक वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं और मैं ये समझता हूं कि आज भी हमें उनकी ज़रूरत है। उन्हें इस्तीफा ना देते हुए, ठीक है, देखो ऐसा है कि आज नए खून को लाना उनका जो उद्देश्य ये है कि नया खून आगे आना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि नया खून आगे आना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत है नए खून के आगे आने की। हमारा जो नया लीडरशिप है वो डेवलप होना चाहिए, मगर किसकी कुर्बानी पे? हमें आपकी कुर्बानी पे नया लीडरशिप नहीं बनाना है। हम ये चाहते हैं कि शरद पवार जैसा आदमी हर नए लीडर के सर के ऊपर उनका एक हाथ हो। तो क्यों ना हमारे मुमरा कौसा के लिए एक 2000 फ्लैट्स का एक बीएसयूपी का प्रकल्प हो, या तो रेंटल हाउसिंग का प्रकल्प हो म्हाडा की तरफ से या एमएमआरडी की तरफ से। तो क्या होगा कि कहीं पर भी अगर हमको कोई काम करने में अगर बाधा आती है, किसी का घर या किसी का मकान तोड़ना है, तो हम ये चाहेंगे कि उनको उस घर को तोड़ने के एवज में उस प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स को हम लोग फौरन शिफ्ट करके उन्हें एक लीगल घर दे दिए। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। हमारे बीच मौजूद है राजू अंसारी जी। जैसे कि हमने शहरवासियों को कहा था, बिंदास बोल में एक ही व्यक्ति बोलता है जिसका नाम है राजू अंसारी जी। बिंदास बोल में राजू अंसारी जी, आपका स्वागत है। किस तरह से मुमरा शहर के अंदर और पूरे महाराष्ट्र के अंदर राजनीति में एकदम बौछार सा आ गया है, क्या है, सब अफरा तफरी में लगे हुए, स्पीड बढ़ गई है। शरद पवार जी के ऐलान के बाद में कितने लाखों के घर का चूल्हा जलना बंद हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और जहांगीर भाई, मैं आपके माध्यम से मुमरा कौसा के लोगों को एक बात ये कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से कल रिटायरमेंट ली शरद पवार साहब ने, मैं ये समझता हूँ कि शरद पवार साहब बहुत मंझे हुए और बहुत वेटरन लीडर हैं हमारे इस देश के अंदर। 1978 से शायद वो पहली मरतबा जब वो एमएलए जीत कर आए थे, तब से आज तक अगर वक्फा हम देखें तो 60 साल की उनकी राजनीति रही है। इस 60 साल की राजनीतिक कैरियर के अंदर उन्हें बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और किए भी हैं, देखे भी हैं और किए भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 1999 में जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी से उनको निकाला गया था, 3 लोगों को निकाला गया था, उनके साथ में पीए संगमा साहब को और तारिक अनवर साहब को निकाला गया था, मगर तारिक अनवर साहब वापस घर वापसी उनकी हो चुकी है। मैं ये समझता हूँ कि अभी ये वक्त जो है, ये वक्त हमें एक फैसिज्म से लड़ने का, एक तानाशाही से लड़ने का वक्त है, और इस वक्त में हमें एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए मैं ये समझता हूं कि शरद पवार साहब ने जिस तरीके से रिटायरमेंट लिया है, रिटायरमेंट को ना लेते हुए उन्हें आज कांग्रेस पार्टी में अपने पार्टी को विलय कर देना चाहिए था। ये एक बेहतरीन उपाय होता था, क्योंकि जो हमने जिस मुद्दों के ऊपर उन्होंने पार्टी से अलग हुए थे, सोनिया जी के विदेशी मूल का मुद्दा था, आज वो मुद्दा कहीं रहा नहीं। आपने भी देखा होगा कि 1904 में जब ये सरकार वापस बनी है, यूपीए की सरकार, तो सोनिया जी के पास चांस था कि वो प्रधानमंत्री बनती, मगर उन्होंने प्रधानमंत्री पद ना लेते हुए एक ऐसा त्याग दिया, और त्याग देकर के वो मनमोहन सिंह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। और अगले 10 साल तक प्रधानमंत्री होते हुए मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से इस देश को, चाहे वो रिसेशन से बचाना हो, चाहे हमारे इकोनॉमी को मजबूत करना, चाहे हमारा जीडीपी बढ़ाना हो, चाहे हमारा एफडीआई को बढ़ाना हो, हर तरीके से उन्होंने सक्षम होकर के, एक अच्छे फिलैंथ्रोपिस्ट होकर के, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति होकर के उन्होंने इस काम को किया है। और मैं समझता हूँ उसी अच्छे तरीके से शरद पवार साहब ने एक हरित क्रांति लाई थी इस देश के अंदर। जब वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे इस 10 साल के वक्त के अंदर, तो उन्होंने इस कल्चर के जो फील्ड है, इस फील्ड के अंदर उन्होंने शेतकरियों का, जो हमारे किसान हैं, उन किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी स्कीमें लाई, बहुत अच्छे उन्होंने उपाय किए, किस तरीके से हमारा इरिगेशन बढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमारे गांव तक और हमारे खेत तक के पानी पहुंचना चाहिए। ऐसे बहुत सारे उन्होंने उपाय किए थे, और एक वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं, और मैं ये समझता हूं कि आज भी हमें उनकी ज़रूरत है। उन्हें इस्तीफा ना देते हुए, ठीक है, देखो ऐसा है कि आज नए खून को लाना उनका जो उद्देश्य ये है कि नया खून आगे आना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं कि नया खून आगे आना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत है नए खून के आगे आने की। हमारा जो नया लीडरशिप है वो डेवलप होना चाहिए, मगर किसकी कुर्बानी पे? हमें आपकी कुर्बानी पे नया लीडरशिप नहीं बनाना है। हम ये चाहते हैं कि शरद पवार जैसा आदमी हर नए लीडर के सर के ऊपर उनका एक हाथ हो, उनका एक एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि इस देश के अंदर जब भी कोई आपदा आवे, कोई भी विपत्ति आवे, तो उसको किस तरीके से उसका निवारण होना चाहिए, किस तरीके से उसका उद्धार होना चाहिए, ये हमने उनसे सीखना चाहिए। और ये तभी होगा जब वो फील्ड में हमारे साथ में रहेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज वाले, हाँ, उनके पास एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनके पास एक फील्ड नॉलेज है। तो हम ये चाहेंगे हमेशा कि शरद पवार साहब जब तक जिंदा रहें, वो हमारे इस देश के सारे नौजवानों को एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर करते रहे हमारे साथ में, और हमको हमारे आगे की जो राह है, किस तरीके से हमें लड़ना है फैसिज्म से, वो हमें समझाते और बताते रहें।
और 82 साल के हो गए माशाल्लाह। 82 years। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि राजनीति तो जब तक कि आदमी फिट एंड फाइन है तब तक कि उसने इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की एकजुटता के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, हमेशा ऑन द टोज रहना चाहिए और अच्छे तरीके से उसने इस देश के अंदर जो भी काम करने लगे, जिस तरीके से देश को उसकी सेवा मिलती है वो अपनी सेवा में मरते दम तक रहना चाहिए। इसके लिए एज कोई हमारे लिए बाधा नहीं है, उम्र जो है वो हमारे लिए कोई बाधा नहीं है। मगर जब भी हम किसी को अपॉइंट करते हैं किसी बड़े काम के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, हमारे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे हमारे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हो, चाहे वो हमारे लोकल मिनिस्टर्स हों, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हों, हमें ऐसे लोग चाहिए जो ऑन द टोज हो। देखो अभी आपने देखा होगा कि पिछले 11 महीने के अंदर हमारे एक सीएम हैं एकनाथ जी शिंदे साहब। मैं 1986 से वर्षा बंगले पर जा रहा हूँ। 1986 में जब पहली मरतबा मैं गया था तब शरद पवार साहब भी वहाँ पे सीएम थे। उसके बाद में मैंने वहाँ पर सुधाकर राव नाइक साहब को देखा, मैंने वहाँ पर मनोहर जोशी साहब को देखा, मैंने वहाँ पर वर्षा बंगले पर मैंने विलासराव देशमुख साहब को देखा, मैंने वहाँ पे अशोक चौहान साहब को देखा, मैंने वहाँ पे बाद में पृथ्वीराज चौहान साहब को देखा, मैंने उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस साहब को देखा, बीच में मैंने नारायण राणे साहब को भी 6 महीने के लिए देखा। तो ऐसे कई सीएम आए, मगर आज के जो हमारे सीएम हैं वो हमेशा ऑन द टोज हैं। आप देखें एक दिन में वो 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। सुबह नासिक में होते हैं, तो दोपहर में औरंगाबाद में होते हैं, शाम में परभनी में होते हैं और रात में फिर वर्षा बंगले पर हो जाते हैं। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आज उनका वर्षा का जो दरवाज़ा जो है वो सबके लिए खुला हुआ है। डेली 2000 लोग वहाँ पर आते हैं। इस महाराष्ट्र स्टेट के कोने कोने से लोग आते हैं, हिंगोली से, अमरावती से, मराठवाड़ा से, विदर्भ से, चंद्रपुर से, नागपुर से, गोंडिया से, नहीं कई अलग अलग जगहों से, हमारे कोकण से आते हैं लोग, सिंधुदुर्ग से आते हैं, रत्नागिरी से आते हैं, रायगढ़ से आते हैं, लांझा से आते हैं, चिपलून से आते हैं, हर जगह से वहाँ पर लोग आते हैं। अपने मसले, अपने गांव के मसले, अपने शहर के मसले को लेकर के आते हैं और उसका फौरन निवारण होता है। तो जब आप फील्ड में बैठेंगे, जब आप फील्ड में बैठ कर काम करेंगे, आप फेसबुक की सरकार नहीं चलाएंगे, आप मातोश्री में बैठ करके सरकार नहीं चलाएंगे। तभी तो आपको समझ में आया कि हमारे इस प्रांत का मसला क्या है, हमारे स्टेट का मसला क्या है। तभी तो हम उस मसले का हल निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इतने सारे, आप देखिए आज हमारे सीएम साहब के पास 8 OSDs हैं, 3 PS हैं। तो इतना काम है, इतना कारभार है उनके ऊपर, इतना उनके ऊपर विश्वास है लोगों का कि लोग उनके पास जाते हैं, उनका काम हो जाता है। एक तो शरद पवार साहब का पर्सनल डिसीजन है, उनका ये पर्सनल डिसीजन है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। और दूसरी बात यह है कि एक पार्टी का आंतरिक मामला है, उनका एक इंटरनल मैटर है राष्ट्रवादी पार्टी का। तो इसके ऊपर किसी को टिप्पणी देना या किसी को उसके ऊपर संज्ञान लेना मैं नहीं समझता हूँ करना चाहिए। हाँ, हर पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने संविधान, अपने अपने बायलॉज को लेकर के चलती है। जब मैं वर्षा पर था कल, तो हमारी इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही थी। हमारी बात इस मुद्दे पर हो रही थी कि इस तरीके से अभी हमारा मानसून आने वाला है, तो इस मानसून से पहले किस तरीके से शहरों के अंदर जिस तरीके से नाले की सफाई हो। कल मीठी नदी के ऊपर बहुत बड़ा एक मीटिंग हुई। आप जानते हो कि पवई से लेकर के कुर्ला CST रोड होते हुए, कपड़िया नगर होते हुए जो मीठी नदी जा रही है, उसको किस तरीके से साफ किया जाए ना, वॉर फुटिंग, एक अच्छा रिजल्ट दिया जाए। आज BMC डिसमेंटल्ड है, आज TMC, आज मैं समझता हूँ कि 22 महानगर पालिका ऐसी हैं जो डिसॉल्व हो चुकी हैं। आज वहाँ पर कोई नगर सेवक नहीं है। तो प्रशासन ने किस तरीके से काम करना चाहिए, हमारे फीडबैक किस तरीके से उनको मिलने चाहिए, इसके ऊपर कल एक संज्ञान लिया गया। किस तरीके से हमारा आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक आम जनता का और एक प्रशासन किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने कल एक संज्ञान लिया, एक अच्छी मीटिंग ली जिसमें तमाम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर्स आए हुए थे। वहाँ पे हमारे भी कमिश्नर थे अभिजीत बांगर साहब। हमने वहाँ पर बैठ करके बहुत सारी बातें की कि भी किस तरीके से हमारे नाले सफाई होनी चाहिए, कहाँ चर मारने की जरूरत है वहाँ चर मारनी चाहिए, कहाँ कचरा उठाने की जरूरत है वहाँ कचरा उठाना चाहिए। जहाँ पर भी जो हिल्स के ऊपर जो लोग रहते हैं, झोपड़ रहते हैं, अक्सर ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ भूस्खलन हो जाता है, लैंडस्लाइडिंग्स हो जाते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। अब लैंडस्लाइड्स होने के बाद में होता ये है कि बहुत सारी जान और माल का नुकसान होता है। तो वो किस तरीके से ना हो, कोई ऐसी बिल्डिंग जर्जर हालत में हो, C1 कैटेगरी में हो, तो उसका क्या निवारण करना चाहिए, किस तरीके से उस बिल्डिंग को रिपेयर करना चाहिए या खाली करवा करके उसको सील करना चाहिए, इसके ऊपर बात हुई। मैंने अपनी तरफ से एक चीज़ पेश की कि साहब अगर अभी आप चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे थाने महानगर पालिका आज फ्लैट नहीं है, कि अगर कोई पैप्स होता है जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल जिसे PAP कहते हैं, अगर PAPs हैं तो उनके लिए हमारे पास फ्लैट्स नहीं है। तो क्यों ना हमारे मुमरा कौसा के लिए एक 2000 फ्लैट्स का एक BSUP का प्रकल्प हो, या तो रेंटल हाउसिंग का प्रकल्प हो म्हाडा की तरफ से या MMRD की तरफ से। तो क्या होगा कि कहीं पर भी अगर हमको कोई काम करने में अगर बाधा आती है, किसी का घर या किसी का मकान तोड़ना है, तो हम ये चाहेंगे कि उनको उस घर को तोड़ने के एवज में उस प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल्स को हम लोग फ़ौरन शिफ्ट करके उन्हें एक लीगल घर दे दिए, एक अच्छी बिल्डिंग के अंदर घर दे दें। तो ये हमने एक बात रखी है वहाँ पे। और भी ऐसी बहुत, हमारी पानी के ऊपर एक चर्चा हुई कि सर हमें कम से कम 5 MLD पानी
फ़ौरन तौर पे बढ़ाना चाहिए। ये मेरी बात रमज़ान से पहले भी हुई थी, पर रमज़ान में मैं नहीं जा पाया था। कल मैंने वापस ये बात रखी कि सर हमें एटलीस्ट 5 एमएलडी पानी मुमरा कौसा के लिए बढ़ा दिया जाए। तो इसके ऊपर भी संज्ञान लिया गया है। जो हमारे एमआईडीसी के मिनिस्टर हैं, हमारे उदय सामंत साहब, उन तक के बात पहुँचाई गई है, उन तक लेटर दिया गया है और उनसे भी कोऑर्डिनेशन करके मीटिंग ली गई है। हमारे खासदार साहब ने पर्सनली उनसे मीटिंग ली है और वापस हम दोबारा 1-2 दिन में मीटिंग लेने वाले हैं। तो ऐसी बातें चल रही हैं वहाँ पे कि किस तरीके से हमारे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट होना चाहिए। और खास करके क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो थाना से हैं, थाना को बिलोंग करते हैं। तो ये जो थाने महानगर पालिका है, जहाँ से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की पहली सीढ़ी चढ़ी थी, जहाँ से 1997 में पहली मरतबा वहाँ से नगर सेवक बनकर आए थे। तो ये उनकी कर्मभूमि भी है और ये उनके लिए मतलब उनके लिए एक चैलेंज है कि किस तरीके से थाने महानगर पालिका के क्षेत्र के अंदर वो अच्छे से एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन का काम हो, चाहे वो डेवलपमेंट करने का काम हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने का काम हो, इसको अच्छे से अच्छे तौर पे फौरी तौर पे काम किया जा सके। कल एक मीटिंग और हुई हमारी, अश्विनी भिड़े मैडम हमारी जो मेट्रो रेल की जो कमिश्नर है। कल हमने एक बात रखी कि हमारी जो लाइन 14 है, जो 14 नंबर की जो लाइन हमारी मेट्रो की, जो कांजूर मार्ग से होते हुए शील फाटा होते हुए कल्याण जाने वाली है। तो मैंने एक बात रखी, मेरी तरफ से मेरी एक बात थी, सीएम साहब को भी मैंने कहा और खासदार साहब को भी मैंने एक बात कहा कि साहब जब पूरे थाना महानगर पालिका में हर जगह पर मेट्रो लाइन हो जा रही है, आप कापुरवाड़ी चले जाएं, आप गायमुख चले जाएं, आप वर्तक नगर चले जाएं, आप वागले स्टेट चले जाएं, आप थाना शहर चले जाएं, हर जगह पर मेट्रो हो रही है। आप कल्याण चले जाए वहाँ हो रही है, कशेली चले जाए वहाँ हो रही है, भिवंडी चले जाए वहाँ हो रही है। तो हमारा कलवा और मुमरा से वंचित क्यों रहे? तो इसके लिए हमने 14 के अंदर एक लाइन को ऐड करने के लिए हमने कल बात कही है, जिसके ऊपर फौरन मैं ऐसा समझता हूँ कि फौरन एक कंसल्टेंट अपॉइंट किया जाए और इसकी मांगनी हमने की है। कंसल्टेंट अपॉइंट करके अगर इस 14 के अंदर 14A करके हमारे जो सील फाटा का जो जंक्शन है वहाँ से लेकर के हमारा जो IRB का जंक्शन है खारेगांव का, वहाँ तक की अगर हमारी एक लाइन हो जाए, या तो फिर हमारा जो कलवा ब्रिज है, शिवाजी चौक, जो शिवाजी महाराज रुग्णालय है, उस तक के अगर हमारा कोई रेलवे लाइन का अगर प्रपोजल होता है, जहाँ से भी फिजिबल हो, अगर ये हो जाता है तो कम से कम हमारे मुमरा, कौसा, कलवा, कारेगांव के लोग जो हैं उनको मेट्रो से लोग वंचित नहीं रहेंगे, उनको भी मेट्रो का प्रकल्प मिल जाएगा। एक पार्टी विशेष का आंतरिक मामला है ये, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है। इसके अंदर मैं ज़्यादा टिप्पणी देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही कि एनसीपी की बनने की जो वजह थी, वो वजह थी फॉरेन मूल की जो हमारी महिला थी सोनिया जी गांधी, उन्हीं का उन्होंने अपोज किया था 1999 के अंदर। आज तकरीबन 22-23-24 साल हो गए इस पार्टी को बन के। मैं ये समझता हूँ जब वो मुद्दा ही नहीं रहा तो क्यों ना इस पार्टी को कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया जाए, और ये सबसे बेहतरीन बात होगी कांग्रेस में से मिल करके जिस तरीके से आज एनसीपी लड़ रही है बीजेपी के साथ में और फैसिज्म के साथ में। तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस में जाने के बाद में और अच्छे तरीके से लोग लड़ पाएंगे। देखो, एक मरतबा मैं निमलक गया था, हमारे रामराजन निम्बालकर साहब वहाँ के एमएलए हैं, उन्हीं के साथ में हमारा एक फंक्शन था। तो हम लोग रात में वहाँ रुके, एक शादी में गए थे हम लोग। तो रात में शादी लेट हुई। शादी होने के बाद में जब सुबह मैं सो रहा था, सुबह 6 बजे 6:30 बजे दरवाज़ा खटखटाया गया और बोले कि साहब 7 बजे यहाँ पर आने वाले हैं इस गांव के अंदर, निमलक के अंदर। तो मैं तो मजाक समझा, मैं समझा कि ये मेरे ख्याल से बात 2004 या 2005 की है। मैं समझा शायद नहीं, इतनी सुबह 7 बजे कौन से एमएलए आ जाते हैं। और तो उस टाइम अजीत दादा बहुत बड़े मिनिस्टर थे, आज भी बड़े मिनिस्टर है। बोला नहीं 7 बजे तो नहीं आ पाएंगे। मगर मैंने देखा कि बराबर एग्जैक्टली 7 बजे वो उस निमलक गाँव में पहुंचे और उन्होंने अपनी मीटिंग ली। तो यही बात शरद पवार साहब के बारे में मैं कहूँगा। 2009 के इलेक्शन से पहले की बात है, ये रमज़ान का महीना था, हम लोग दिल्ली गए थे, हमारा अपॉइंटमेंट था 8:30 बजे का साहब से। जब हम लोग वहाँ 8:30 बजे पहुंचे तो साहब ने 3 मीटिंग ले चुकी। ये उनके काम करने की एक शैली है, ये उनका काम करने का तरीका है कि वो सुबह 6 बजे उठते हैं, 7 बजे से काम पर लगते हैं। और एक नो नॉनसेंस ऑफिसर है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक नो नॉनसेंस ऑफिसर है, वो फालतू बात में अपने टाइम को वेस्ट करना नहीं जानते हैं। वो सीधा मुद्दे पर आते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं और फ़ौरन फैसला करते हैं। फ़ौरन अधिकारी को बुलाना, आईएएस ऑफिसर को बुलाना, आईपीएस ऑफिसर को बुलाना, उनके जो मसले हैं मसले को किस तरीके से हल होना चाहिए, किस तरीके से उसका निवारण होना चाहिए, ये उस तरीके से काम करते हैं। मैं एक बात कहूँगा आपसे, इसमें थोड़ी सी गलती हमारी जनता की भी है। एक बात को नहीं समझ पाते क्योंकि हमारे अंदर पॉलिटिकल मैच्योरिटी उतनी नहीं है, हमारे अंदर उतना सियासी शऊर नहीं है कि हमारे कौन से काम हमें नगर सेवक से कराने चाहिए, कौन से काम हमें हमारे एमएलए से कराने चाहिए और कौन से काम हमारे ऐसे हैं जो हमें हमारे खासदार से कराने चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो लोगों ने समझनी चाहिए। हम हर काम के लिए हम हमारे नगर सेवक को ही पूछते हैं। अब होता यह है कि नगर सेवक जो है एक बहुत छोटी पोस्ट पर होता है, वो एक सेल्फ गवर्निंग बॉडीज़ को बिलोंग करता है, एक महानगर पालिका को बिलोंग करता है। और महानगर पालिका का बजट कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, 3,000-4,000 करोड़ का बजट होता है। उसके अंदर उनको अपने वार्ड के अंदर जो छोटे मोटे वाटर मीटर गटर के मसले हैं उन्हीं को करना होता है। अब होता यह है कि हमारी जो जनता है वो जो मेंटेनेंस का काम है, लाइट नहीं चल रही, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है, पानी दूषित आ रहा है, पानी कम आ रहा है, या गटर साफ नहीं है, या नाला साफ नहीं है, इसके लिए भी वो लोग नगर सेवक को ही दोषी मानते हैं। जबकि हकीकत यह है
कि हम थाने महानगर पालिका को अपने टैक्स का पैसा भरते हैं, तो हम उनके कंज्यूमर हैं। हम थाने महानगर पालिका के कंज्यूमर है और हम ये चाहेंगे हमेशा कि महानगर पालिका के जो कंसर्न ऑफिसर जो भी हमारी कंप्लेंट है, उस कंप्लेंट के कंसर्न ऑफिसर तक हमारी कंप्लेंट जानी चाहिए, और वो काम नहीं अगर करता है तब हमने नगर सेवक को बोलना चाहिए। मगर यहाँ होता क्या है, एक स्ट्रीट लाइट बंद है, उठाए नगर सेवक को फोन, गटर खराब है, नगर सेवक को फोन, कोई ढक्कन टूट गया, नगर सेवक को फोन। हमारे पास यहाँ पे पानी की पेटी है, हमारे पास स्ट्रीट की पेटी है, स्ट्रीट लाइट की पेटी है, यहाँ पे हमारे महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर्स है। हमने इसी के लिए डिसेंट्रलाइज किया महानगर पालिका को। तो एक बहुत बड़ा उस टाइम पे 1997 में ये ऑर्डर दिया गया था कि थाने महानगर पालिका या कोई भी महानगर पालिका जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए। अभी बोरीवली का आदमी को अगर वीटी पे हेड ऑफिस पे जाना होगा तो उसे 2 घंटे लगेंगे। इसी के लिए वार्ड ऑफिस की रचना की गई 1997 के अंदर, ताकि डिसेंट्रलाइज किया जाए, ताकत जो है वो हर वार्ड समितियों के अंदर आए। आज हमारा मुमरा प्रभाग समिति है, दीवा प्रभाग समिति है। आप पे जो मुद्दे हैं आपके अधिकारी के पास जाइए, उनसे डिस्कस कीजिए, राइटिंग में कंप्लेंट दीजिए। मैं आज फिर कहता हूँ कि जो सोसाइटियाँ हैं, जो सोसाइटी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनके पास उनके लेटर हेड्स हैं, तो उन्होंने अपने लेटर हेड के ऊपर अपने जो ग्रीवियंसेस है उसको पेन डाउन करे। पेन डाउन करने के बाद में उसको कंसर्न ऑफिसर को दे, उसका एक्नॉलेजमेंट ले, और एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद में उस एक्नॉलेजमेंट की एक जेरोक्स कॉपी अपने नगर सेवक कार्यालय पे छोड़ दे। अगर आपका काम नहीं होता है 2-4 रोज के अंदर, तब आप नगर सेवक को जाकर के बोले। मगर यहाँ होता यह है कि दिन भर में 600 कॉल आते हैं, हम उतने कॉल याद नहीं रख सकते। हम क्या करते हैं, 100 कॉल की कंप्लेंट जो है हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर होता यह है कि जो 500 लोग जिनकी कंप्लेंट्स आई थी हमारे पास, वो बैकलॉग बढ़ता चला जाता है, और फिर लोग हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं, यार हमने राजू भाई को बोला मगर हमारा काम नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जनता को थोड़ा सा सियासी शौर को समझने की जरूरत है, के अंदर आने की जरूरत है, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी लाने की जरूरत है। और महानगर पालिका जो सिविक सेंस जिसे कहते हैं, वो किस तरीके की होती है, हमारे महानगर पालिका किस तरीके से चलती है, उसमें अधिकारी कौन से अधिकारी क्या काम के लिए बैठे हुए हैं, उनको पगार मिलती है, वो पगार आपके पैसों से मिलती है। आप जो टैक्स का पैसा भर रहे हैं ना, चाहे वो आपके प्रॉपर्टी टैक्स का पैसा हो, चाहे वो पानी के टैक्स का पैसा हो, चाहे वो आपके इनकम टैक्स का पैसा हो, चाहे वो जीएसटी का पैसा हो, इन्हीं पैसों के बदौलत ही वो उनको पगार मिल रही है, और वो आपके लिए बंधे हुए, वो पब्लिक सर्वेंट है। आपका फर्ज बनता है कि आप उनको जाएं और जाकर के अपने ग्रीवेंस को बताएं, और वो काम नहीं करते हैं तब नगर सेवक को बोलिए। थाने महानगर पालिका का गठन, हमारी जो टीएमसी है, उसका गठन 1982 में हुआ। डिक्लेयर हो गए थाने महानगर पालिका, नगर पालिका से महानगर पालिका में तब्दील हुई। 1986 के अंदर पहला इलेक्शन हुआ। मैं उस इलेक्शन के वक्त में मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए, हमने नईम खान साहब के साथ में कैंपेनिंग की। नईम खान साहब नगर सेवक बन गए, नगर सेवक बने, और हमारे सतीश प्रधान साहब उस टाइम शिवसेना के पहले महापौर बने। मैं तब से महानगर पालिका में जा रहा हूँ, मेरा महानगर पालिका से रिश्ता रहा है। मैंने एक चीज़ देखी कि उस पिछले जो वो दौर था 1986 से लेकर के 2000 तक का जो दौर था, उस दौर के अंदर मुमरा कौसा के इक्के दुक्के लोग जो है जाया करते थे नगर सेवक को छोड़ करके। कोई ले जाना नहीं चाहता था, कोई ये नहीं चाहता था कि कोई आम आदमी जो है वो थाने महानगर पालिका की सीढ़ी चढ़े। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमारी बपौती है, यहाँ पर कोई आम जनता नहीं आनी चाहिए, आम जनता सिर्फ हमारे पास आनी चाहिए, हम ही महानगर पालिका का सारा काम देखना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है। आज जो चेंजेस आए वो इस तरीके से चेंजेस आएगा। आज मुमरा कौसा के बहुत सारे लोग हैं, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, चाहे वो लोकल इंटेलेक्चुअल हो, चाहे वो पढ़ा लिखा कोई तबका हो, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे वो सोसाइटी के चेयरमैन सेक्रेटरीज हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर्स हो, या जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ आ रहे हैं और आ रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, जो भी इनके मसले हैं, मुद्दे हैं, उसके लोग कमिश्नर से मिलते हैं, जो हमारे एडिशनल कमिश्नर है उनसे मिलते हैं, सिटी इंजीनियर से मिलते हैं, जो कंसर्न ऑफ हेल्थ के जो एचओडी है उनसे मिलते हैं, जनमृत के जो एचओडी है उनसे जाके मिलते हैं, और अपने काम करवा करके लेते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं ये चाहूँगा, और मैं आगे भी अपने मुमरा कौसा के लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग थाने महानगर पालिका के दरवाजे पर जाएँ, अपने कामों को समझें और उस काम को करवाने की कोशिश करें। किसी के आपके अंदर की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की आपको ज़रूरत नहीं। आप वहाँ जाएंगे, एक दिन धक्का खाएंगे, दूसरे दिन धक्का खाएंगे, तीसरे दिन आप सीख जाएंगे। उसी तरीके से आप राशनिंग ऑफिस में जाएं, आप पुलिस स्टेशन से रास्ता कायम रखें, आप टैक्स ऑफिस पर जाएं, आप MTNL के ऑफिस पर जाएं। ऐसे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, इन ऑफिस पर आप जाना तो सीखें। आपको आधार कार्ड करेक्शन करना है, आप दलाल को पकड़ के 2000 दे देते हैं। आप राशन कार्ड का करेक्शन करना है और दलाल को बुला के 5000 दे देते हैं। अरे ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट आपका काम फ्री में करने वाली है, मगर आप जाना तो सीखें, अधिकारियों से मिले तो सही। अगर अधिकारी आपका काम नहीं करता तब हमें कंप्लेंट कीजिए ना, हम उस अधिकारी को सीधा कर देंगे। अगर वो आपसे रिश्वत मांगता है, या अगर आपके साथ आप पे काम करने में अगर अनदेखा करता है, या आपका काम करने में वो पार्शलिटी करता है, तब हम बैठे हैं ना, मगर आप जाएँ तो सही। मैं मुमरा कौसा की जो 7 लाख 7.5 लाख की जो जनता है, इनसे मैं अपील करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाना सीखें, गवर्नमेंट ऑफिस के सिस्टम को समझें। जब तक कि हम सिस्टम को समझेंगे नहीं, जब तक हम सिस्टम के अंदर जाएंगे नहीं। हमको सबसे पहले सिस्टम को समझना पड़ेगा।